ओके, तो आ, आज का जो सेशन है रहेगा, ये कम्प्लीटली हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे क्या कि अच्छा, उससे पहले मैं लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, मैंने क्या बताया था कि क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, पब्लिक है प्राइवेट है तो उसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था क्या कि दिस कीवर्ड का कैसे यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड क्या होता है, इंस्टेंस ब्लॉक क्या है, स्टैटिक ब्लॉक क्या है, हर चीज के बारे में काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट, वो है मेथड ओवरलोडिंग। मतलब क्या कंसेप्ट हमारे पास है, क्या मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, इसे आप पहले समझिए। कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में जो एक्सप्लेन किया था कि आप एक ही क्लास के अंदर में मल्टीपल आप मेथड्स बना सकते हैं, राइट। लेकिन सभी मेथड का नाम अलग अलग आपने रखा था। लेकिन आज हम देखेंगे क्या कि एक ही क्लास के अंदर में अगर आप सेम नाम का मल्टीपल मेथड्स अगर बनाना चाहें तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, और उसका क्या रूल रेगुलेशंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास जो कंसेप्ट है वो क्या होगा, वो कंसेप्ट है मेथड ओवरलोडिंग, राइट। तो मेथड ओवरलोडिंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे, यानी सेम मेथड नेम, यानी एक ही क्लास के अंदर में वी कैन हैव मल्टीपल मेथड्स बट विद द सेम नेम। मींस अगर मान लीजिए कि अगर आपने एक मेथड क्रिएट किया जिसका नाम है सो, तो सो नाम का ही मेथड आप जितना चाहो उतना बना सकते हो आप, राइट। लेकिन कंडीशन ये है कि विथ डिफरेंट पैरामीटर। मैंने पैरामीटर क्या होता है उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं, राइट। पैरामीटर जो मेथड के अंदर जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी को हम पैरामीटर कहते हैं। तो मेथड का नाम तो सेम होगा बट पैरामीटर अगर अगर डिफरेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। तो इस मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया, क्लास ए। और यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिया, मान लो कि सो नाम का एक मेथड बनाया। अगर ये मेथड कॉल होगा इट विल प्रिंट समथिंग। मान लो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या, यहाँ पे इसके पास कोई पैरामीटर है क्या, आप लोग बताएंगे क्या। सो के अंदर ब्रैकेट में हमने सिर्फ क्या लिखा हुआ, ब्लैंक है, एम्प्टी है, तो इसके पास कोई पैरामीटर नहीं है। मैं उसके अकॉर्डिंग ही मैसेज देता हूँ क्या कि नो पैरामीटर। मीन्स इफ यू विल कॉल दिस मेथड, दिस नो पैरामीटर मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन। बहुत ही सिंपल सा एक मैंने मेथड क्रिएट किया। लेकिन मैंने क्या किया, फिर से इसी मेथड को कॉपी कर लिया और हमने एक और यहाँ पे रखा, उसका भी नाम सो है। बट इस बात पे आपको ध्यान देना है कि नेम तो सेम हो सकता है बट पैरामीटर सेम नहीं होना चाहिए यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में। तो यहाँ पे हम एम्प्टी नहीं रख सकते हैं, नाम हम सेम रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सो नाम का मेथड था, एग्जैक्टली हमने यहाँ पे भी वही सब चीजें रखा है, बट यहाँ पे जो ब्रैकेट है यानी जो पैरामीटर है वो आपको डिफरेंट रखना होगा। सपोज मैंने यहाँ पे इंटीजर एक्स दे दिया, मतलब इसके पास कोई पैरामीटर नहीं था, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक पैरामीटर हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे जो भी इंटीजर एक्स था, कुछ इस मेथड को जब आप कॉल करेंगे आपको एक वैल्यू पास करना पड़ेगा, और उसी वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने क्या लिखा कि एक्स एज, यानी एक्स की जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। नाम सेम था बट पैरामीटर आप देख सकते हो कि इट्स डिफरेंट। अगर मान लो कि मैंने एक और मेथड यहाँ पे क्रिएट कर दिया, सेम नाम है बट यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर यहाँ पे रखा, तो पैरामीटर ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंट हो गया। यहाँ पे एम्प्टी था, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे दो पैरामीटर हमने डिक्लेयर कर दिया। और मान लो कि यहाँ पे मैंने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया जेड, और जेड इक्वल टू मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई। और दोनों को यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैं एक सम मैसेज दे दिया कि सम एज, और जेड को हमने यहाँ पे प्रिंट अगर मैं कर देता हूं कुछ इस तरीके से, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये तीसरा मेथड हो गया, नाम बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या कि मैंने एक और मेथड में क्रिएट कर देता हूँ पब्लिक, लेकिन इसका रिटर्न टाइप मैं डबल रखता हूं। मैंने आपको रिटर्न टाइप के भी बारे में आपको बताया था काफी डिटेल में कि रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकता है। आई होप कि सभी लोगों को याद होगा। यस नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे कि जो रिटर्न टाइप के बारे में जो मैंने बताया था, आई होप कि सभी लोगों को क्लियर होगा कि मैंने आपको बताया था कि वॉइड कब यूज करते हैं, और बाकी के भी जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सो हियर आई एम यूजिंग डबल एज अ रिटर्न टाइप, राइट। और मेथड का नाम देखो मैंने वही सो रखा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे डबल है इसका मतलब क्या कि पैरामीटर के अंदर में भी आप डबल टाइप की ही कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। मानो कि डबल मैंने एक ले लिया, क्या एक्स ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप जानते हो कि अगर डबल होता है तो इसमें कीवर्ड यूज किया जाता है। कोई बताएगा क्या कौन सा कीवर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। यस प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, सभी लोगों से आंसर मुझे चाहिए।
सभी लोगों से आंसर मुझे चाहिए। बिल्कुल सही बता रहे हैं, एक आंसर मेरे पास आया, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए। बिल्कुल सही आ रहा है, सेकंड आंसर भी मेरे पास करेक्ट आया है, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए कि अगर यस बिल्कुल करेक्ट है, यानी सभी लोगों को भी आइडिया है कि क्या होता है किसी भी मेथड का रिटर्न टाइप अगर लिखते हैं तो हम लोग रिटर्न टाइप मतलब कि इसके अंदर एक कीवर्ड यूज करते हैं रिटर्न, राइट। आई होप कि अभी सभी लोग जिन्होंने आंसर नहीं किया उनको समझ में आ गया होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा था, राइट। अब और यहाँ पे मैंने क्या किया कि इफ यू विल कॉल दिस पर्टिकुलर मेथड इट विल रिटर्न x इंटू एक्स, यानी x के बाद जो भी वैल्यू होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे क्या कि एक ही क्लास के अंदर, यानी थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, क्लास ए के अंदर ही हमने 4 मेथड क्रिएट किया है। सो नाम का ही मेथड है, नाम एग्जैक्टली सेम है, आप बैकग्राउंड कलर ग्रीन में आप देख सकते हो। यहाँ पे एम्प्टी पैरामीटर है, यहाँ पे एक है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो भी एक ही पैरामीटर है, बट आप देखोगे कि यहाँ पे रिटर्न टाइप भी अलग है और पैरामीटर का के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका डेटा टाइप भी अलग है। यहाँ पे एक पैरामीटर, यहाँ भी एक पैरामीटर, बट यहाँ पे इंटीजर है, बट यहाँ पे डबल है, तो इसलिए पैरामीटर यहाँ पे भी डिफरेंट ही है। तो हमने यहाँ पे 4 मेथड क्रिएट किया एंड सभी का नाम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है बट पैरामीटर इज डिफरेंट, तो इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। अब इस सभी को कॉल कैसे किया जाएगा, क्योंकि सभी का नाम तो सेम है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास है और एक ही क्लास के अंदर में सब कुछ है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमें एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, सभी के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से हमने एक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए मेथड को कॉल करो। अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पे सो और ये ब्लैंक अगर मैंने लिखा है तो ऑब्वियसली ये उसी मेथड को कॉल करेगा जिसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि सो के पास कोई पैरामीटर यहाँ पे नहीं है और इसी मेथड को जाके वो कॉल कर देगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, चलो सेकंड को छोड़ दो, अगर मान लो कि अगर आप चाहते हो कि कॉल करना कि इस मेथड को कॉल करना है तो आपको ऑब्वियसली दो वैल्यू इंटीजर में पास करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एओ डॉट सो मैंने यहाँ पे कुछ पास कर दिया 11 एंड 12। तो अब ये किसको जाएगा कॉल, जिसके पास 2 पैरामीटर है उसी को जाके कॉल करेगा, मतलब कहाँ पे आ जाएगा, ये वाले मेथड पे आ जाएगा और यहाँ पे सभी का दोनों का एडिशन होके आपको सम इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। अब यहाँ पे एओ डॉट, यहाँ पे सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे पहले क्या था, कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अब एओ डॉट शो को कॉल किया, यहाँ मान लो कि मैंने सिर्फ एक वैल्यू दे दिया, तो ये एक वैल्यू जिसके पास है यानी एक पैरामीटर है उसी को जाके कॉल करेगा, लेकिन डेटा टाइप देखेगा अच्छा इंटीजर है तो इंटीजर वाले का जो है उसी के पास जाके कॉल करेगा। और अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया क्या 11.21 कुछ इस तरीके से, तो ये डबल टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो ये डबल वाले को ही जाएगा यहाँ पे कॉल करेगा और इसको कॉल कर सकता है। लेकिन अब आप लोग बताओ क्या कि मुझे अगर यहाँ पे सो मेथड को कॉल किया, सबसे लास्ट वाले की बात करते हैं 11.21, यानी डबल के पास तो जाएगा, इसके अंदर जो भी है कैलकुलेशन भी होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा, इस बात से सब लोग अच्छी तरीके से पता है। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ये जो वैल्यू है ये ऊपर तक तो जाएगा, कैलकुलेशन होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने सिस्टम डॉट आउट हमने नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए अभी इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो आउटपुट आपको सिर्फ आपको तीनों का आएगा, लेकिन जो लास्ट वाला है इसका रिटर्न आपको नहीं आएगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करके आपको दिखाना चाहूंगा मैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जावा सी फाइल का नाम है मैक डॉट जावा। अब कंपाइल करते हैं, सब कुछ अगर मैंने ठीक लिखा होगा सब कुछ ठीक है और इसको आप रन करेंगे आप देखेंगे नो पैरामीटर, सम इज 23 और एक्स इज 14 आ चुका है, बट हमें डबल वाला जो कैलकुलेशन था वो नहीं आया। उसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जस्ट यहाँ से जहां से मेथड को कॉल करते हो यहीं पे आप क्या लिख दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से रख दो आप, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल कीजिए। जब आप इसको कंपाइल करेंगे सब ऑल ओके है, रन करेंगे, देखो आप यहाँ पे डबल टाइप की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा है, पूरा कैलकुलेशंस करके आपको दिखा रहा है। क्लियर होगा, कोई डाउट समझने में कि यहाँ पे अगर देखो कैसे कॉल होता है, तो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि कौन से मेथड को कॉल करना है, तो आपको सिंपली बताना है कि वो पैरामीटर को चेक करता है कि यहाँ पे अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी वाले को कॉल जाएगा, एक पैरामीटर है तो एक वाले को जाएगा, दो है तो दो वाले को जाएगा, जैसा डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे जाके पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही वो मेथड को कॉल करता है। इस फाइल को मैं आपके लिए सेव कर देता हूं। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर समझ में आया, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म जरूर कीजिए कि आप एक ही क्लास के अंदर में अगर जितना चाहो आप बना सकते हो मेथड, नाम सबका सेम रख सकते हो लेकिन पैरामीटर आपको अलग अलग यहाँ पे रखना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है सभी लोगों को, राइट। चलिए अब दूसरा एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था,
कंस्ट्रक्टर के बारे में, है ना। एक तो मेथड हमने डिस्कस किया, तो ऐसे ही हम कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हैं क्या। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंस्टेंस ब्लॉक था, तो इंस्टेंस ब्लॉक का तो कुछ नाम ही नहीं होता था, तो जितना चाहो उतना रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। स्टैटिक ब्लॉक भी जितना चाहो एक से ज्यादा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं आता है। मेथड के बारे में मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा सेम नाम का रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन पैरामीटर अलग अलग रखना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से क्या कंस्ट्रक्टर भी हम एक से ज्यादा रख सकते हैं क्या, सेम नाम का कंस्ट्रक्टर? बिल्कुल हम रख सकते हैं। तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नाम क्या हो जाएगा, सेम कंस्ट्रक्टर नेम, सेम कंस्ट्रक्टर नेम विद डिफरेंट पैरामीटर, यानी सब कुछ सेम है, बस कंस्ट्रक्ट मेथड की जगह पे कंस्ट्रक्टर नाम लिख दो, ठीक है। और आप जानते हो कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा सेम होता है एज अ क्लास नेम, एम आई राइट। आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन मैंने क्या दिया था, डेफिनेशन मैंने ये दिया था कि कंस्ट्रक्टर नेम इज एग्जैक्टली सेम एज द क्लास नेम। और ये डायरेक्टली जो होता है इसका रिटर्न टाइप नहीं होता, आप उसके बारे में अच्छी तरीके से आप जानते हो आप, ठीक है। तो अभी देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को समझाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ मैं अलग एग्जांपल थोड़ा सा देना चाहूंगा। देखिए अभी अभी आपने देखा कि क्लास ए है, अगर आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है उससे पहले मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। प्राइवेट में मैंने इंटीजर एक्स रखा और वाई रखा। प्राइवेट में हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया नेम, मींस वी हैव थ्री वेरिएबल्स ऑफ अ ईयर, टू इज इन इंटीजर एंड वन इज इन स्ट्रिंग, राइट। और आप जानते हो कि प्राइवेट को डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, या तो आप कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हो या आप एडिशनल एक मेथड भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, ए होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया, आप लोग बताएंगे कौन सी टाइप का कंस्ट्रक्टर ये यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्टर है, इतना तो सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, बट ये कौन से टाइप की कंस्ट्रक्टर है। मैंने आपको दो टाइप का कंस्ट्रक्टर बताया था, एक पैरामीटराइज्ड, एक नॉन पैरामीटराइज्ड। तो ये जो है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, राइट। बिल्कुल सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। तो अगर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20 और नेम में हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दिया, मान लो इंडिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये वैल्यू कब असाइन होगा, जो 10 है ये x को, 20 y में, इंडिया नेम में कब असाइन होगा, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और आप जानते हो कि ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, वंस यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर क्लास ए। जैसे ही आप इस क्लास ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दिस कंस्ट्रक्टर विल बी एक्टिवेटेड एंड ऑल दीज वैल्यूज विल बी असाइनिंग इनटू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। Am I right? क्लियर होगा सभी लोगों को। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे देखो ए और ये ब्लैंक है, तो ऑब्वियसली ये ब्लैंक वाले कंस्ट्रक्टर को जाएगा और ये सभी वैल्यू यहाँ तक उसको मिल जाएगा डायरेक्टली, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन सभी वैल्यू को मैं डिस्प्ले भी करना चाहता हूं ताकि आप देख पाओ कि आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले, मतलब ये जो वैल्यू मैंने दिया है एक्स वाई और नेम को, ये डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी तो आप वहां पे डिसाइड कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे एक शो नाम का एक मेथड क्रिएट कर दिया, और इस मेथड के अंदर हमने यहाँ पे क्या रखा कि सिस्टम डॉट आउट पे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एक्स की वैल्यू को, एक्स इज एक्स, यानी एक्स को प्रिंट कर दिया मैंने। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो था हमारे पास y की वैल्यू, तो y को प्रिंट कर दिया मैंने, और थर्ड जो था नेम, और यहाँ पे मैंने नेम को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अभी फिलहाल मैं एक ही कंस्ट्रक्टर रखा हूं, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बना दिया है, लेकिन आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट बनाने से कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो जाता है लेकिन मेथड कॉल नहीं होता है। यू हैव टू कॉल दिस पर्टिकुलर मेथड सेपरेटली। सो हाउ कैन यू कॉल दिस पर्टिकुलर मेथड, एओ में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए शो मेथड को कॉल कर दो आप, है ना। तो शो को कॉल करोगे, एक्स वाई नेम की वैल्यू डिस्प्ले होगा, बट ये एक्स वाई नेम कौन सा है, ऊपर जो प्राइवेट वाला है वही है, राइट। और प्राइवेट वेरिएबल आप जानते हो कि उस क्लास के अंदर तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर से इसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ मैंने यहीं से दे दिया है। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करके आपको रन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर मेरा सही तरीके से काम कर रहा है, और आप यहाँ पे एक्स इज 10, वाई इज 20 और नेम इज इंडिया आपको दिखा रहा है। और ये पॉसिबल क्यों हो पाया है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो ये तो एक कंस्ट्रक्टर हुआ, लेकिन हमें हमें सीखना क्या है कि हाउ कैन वी क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर आप एक बनाओ, 10 बनाओ, नाम तो सबका सेम होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम मैंने क्या बताया कि कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज सेम एज द क्लास नेम। आप एक बनाओ या 10 बनाओ। चलो हम दूसरा कंस्ट्रक्टर बना के देखते हैं। मैंने यहाँ पे दूसरा कंस्ट्रक्टर बना दिया, क्या यहाँ पे मैंने पब्लिक ए रखा और ब्रैकेट के अंदर अब मैंने क्या किया, एक इंटीजर एक्स डिक्लेयर किया। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से आइडिया होगा कि ये जो वेरिएबल है
ये पैरामीटर में है, राइट, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में है और ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। और अगर मुझे ये वैल्यू इस x तक पहुंचाना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, कोई बताएगा मुझे कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे ताकि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो इंटीजर x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x है, तो इस x को और इंस्टेंस x को कौन से वेरिएबल को कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स। आई होप कि सभी लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा, खासकर जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया होगा उनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। तो अब आप बताओ कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा, सो यू हैव टू क्रिएट द अनदर ऑब्जेक्ट, राइट, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट इसके लिए रिजर्व हो गया, उसका काम खत्म। अब मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है जो इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उस वक्त आपको एक वैल्यू पास करना जरूरी होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आते हैं और हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट का नाम अलग अलग जरूर होना चाहिए, कंपलसरी तौर पे अलग अलग नाम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, इस कंस्ट्रक्टर के पास क्या है, एक पैरामीटर है, तो आपको एक वैल्यू यहां से पास करना जरूरी होगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, 11, ठीक है। अब ये 11 किसको असाइन होगा, इस x को असाइन होगा, और इस x की वैल्यू किसको जाएगा, दिस डॉट x, मतलब इस x तक पहुंच चुका है। ऊपर का जो प्राइवेट जो इंस्टेंस वेरिएबल था वहां तक हमने वैल्यू पहुंचा दिया है ये सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर से। लेकिन आपने इस एक बात पे आप गौर कीजिए कि मैंने सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर से y और नेम को मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है। और आप जानते हैं कि अगर इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं होता है तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है अगर इंटीजर हो तो, और स्ट्रिंग होता है तो नल होता है वैल्यू। क्लियर होगा। तो अगर मैं अब यहाँ पे इस मेथड को कॉल करता हूँ, कौन सा मेथड को, शो मेथड को, क्योंकि शो मेथड कॉल करेंगे तो आपको सभी वैल्यू प्रिंट करेगा, एक्स वाई और नेम की वैल्यू को वो डिस्प्ले करेगा। लेकिन आप जानते हैं क्या कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, AO2, और AO2 ऑब्जेक्ट से मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है 11 जो x को जा रहा है। तो अगर आपने AO2 से शो मेथड को कॉल किया तो यहाँ पे क्या होगा कि x तो डिस्प्ले होगा बट y 0 और नेम नल दिखाएगा। इस बात से सब लोग सहमत हैं, समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। अभी मैं आपको आउटपुट थोड़ा सा दिखा दूं और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर का आउटपुट है 10 20 इंडिया, लेकिन सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर से सिर्फ 11 ही आउटपुट आ रहा है और y की वैल्यू 0 और नेम यहाँ पे नल आ रहा है। यस और नो सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे क्या, यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। कुछ डाउट हो तो प्लीज बेहिचक पूछिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कुछ हम इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज हमने कर लिया। चलो अब हम बात करते हैं कि एक और कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने दो पैरामीटर रखा, इंटीजर x और इंटीजर y। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, एम आई राइट, फिर दिस डॉट वाई इक्वल्स टू वाई। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। यानी अब मैंने थर्ड कंस्ट्रक्टर बनाया जहां पे जिसके पास दो पैरामीटर है, मतलब हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें दो आर्गुमेंट पास करना होगा। मतलब यहां से ए ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू नेम, ऑब्जेक्ट का नाम अलग अलग देना कंपलसरी है, सेम नाम आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 एंड 13 वैल्यू दे दिया और AO3 से शो को कॉल किया। अब मुझे आप सभी लोगों से एक आंसर चाहिए कि अगर मैंने शो मेथड को कॉल किया, ठीक है, AO3 के ऑब्जेक्ट से आपने वैल्यू क्या दिया है 12 और 13, लेकिन शो मेथड अगर कॉल होता है तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे 13, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने नेम को तो वैल्यू आप दे नहीं रहे हो तो नेम का वैल्यू कितना आना चाहिए। यस बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, राइट, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे कंपाइल करके आपको दिखा दें तो आपको और बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। देखो आप लास्ट वाला अगर देखते हो x12 y13 एंड नेम एज नल। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आप बनाना चाहें तो कैसे हम बनाएंगे। स्ट्रिंग का वैल्यू 0 नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, उसका नल होता है। अगर आप इंटीजर हो तो वहां पे 0 होता है, किसी ने 0 भी आंसर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलिए ये चीज आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं क्या कि अभी एक और पॉसिबल है, एक और बना सकते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर। मैंने क्या किया कि हमने एक और बना दिया ए कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे इंटीजर x इंटीजर y और यहाँ पे स्ट्रिंग हमने नेम रख दिया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, दिस डॉट वाई इक्वल्स टू वाई और दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। और अब इस कंस्ट्रक्टर को एक्टिवेट करना होगा तो आपको एक और ऑब्जेक्ट बनाना होगा और वहां से हमें 3 वैल्यू पास करना जरूरी होगा। तो यहाँ पे AO4 इक्वल्स टू न्यू A और हमने यहाँ पे क्या रखा 14 15 और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, हमने वैल्यू
कुछ हमने दे दिया पुणे, ठीक है। और O4 से डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए शो मेथड को कॉल कर देंगे। हमने यहाँ पे डबल कोट में वैल्यू क्यों दिया है, क्योंकि स्ट्रिंग है यहाँ पे, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली ही डेटा हमें पास करना जरूरी होगा। जैसे इंटीजर था तो इंटीजर में वैल्यू दिया, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में ही देना होगा, और स्ट्रिंग की वैल्यू हमेशा हम डबल कोट के अंदर ही देते हैं। अब अगर आप इस A4 से शो को कॉल करेंगे तो आपको 14, 15 एंड पुणे ये आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे X14, Y15 और नेम इज पुणे, और आप यहाँ पे देख पाएंगे सभी प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे भी आप देखेंगे क्या कि कंस्ट्रक्टर जो है, आप जितना चाहो आप बना सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नाम तो सबका सेम ही होगा, लेकिन पैरामीटर यहाँ पे अलग अलग होगा। लेकिन मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आपको क्या बताना होगा कि अगर मेथड ओवरलोडिंग की बात कर रहे थे तो आप लोग बताओगे हमने कितना ऑब्जेक्ट बनाया था। हमारे पास हमने 4 मेथड वहां पे भी बनाया था, सबका नाम सेम था, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट कितना बनाया था, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था। एम आई राइट? मेरी बात से सहमत हो तो यस करो या और नो करो। क्या होगा कि हमने वहां पे पहले एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था, लेकिन अगर आप, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो सभी कंस्ट्रक्टर के लिए सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट आपको बनाना होता है। बस ये खास डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट और फोर्थ ऑब्जेक्ट। क्लियर होगा? तो ये खास डिफरेंस होता है। डेफिनेशन वाइज भी अगर आप देखोगे तो वहां पे मेथड ओवरलोडिंग था तो वहां पे सेम मेथड नेम विद डिफरेंट पैरामीटर, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है तो सेम कंस्ट्रक्टर नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। पैरामीटर तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ही होगा, राइट। तो ये कंसेप्ट हमारा होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। आई होप कि कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है? और अगर आपसे इंटरव्यू में अभी अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग, तो आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जांपल के थ्रू आप उसको बता सकते हो। क्लियर होगा? राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर ये चीज अगर आपको बेहतर तरीके से अगर आपने समझ लिए हो तो एक अभी हमें यहाँ पे करना क्या है इसे समझिए। देखिए अभी हमने आज जो जो भी चीजें आपको बताया है, और इससे पहले 2 सेशन ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे मैं दे चुका हूं, लेकिन सभी में एक चीज था क्या कि अगर मैं डे 1 की बात करूं, जब मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट 1 बता रहा था, अलग अलग क्लासेस आपको बताया था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, अलग अलग क्लासेस मैंने आपको बनाना सिखाया था। वहां पे कोई भी क्लास एक दूसरे से कनेक्ट नहीं था, सभी क्लास डायरेक्टली मेन से कनेक्ट था, और मेन क्लास में जाके हम लोग ऑब्जेक्ट बनाया करते थे और उसी से लिंक होता था। लेकिन अब मुझे करना क्या है कि सभी क्लास को आपस में एक दूसरे से लिंक करना है। लिंकिंग इन द सेंस क्या, यहाँ पे एक कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उस कंसेप्ट को कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है मैं पहले आप लोगों से थोड़ा जानने की कोशिश करूंगा कि इनहेरिटेंस का मतलब आप लोग क्या समझते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब, यस, जनरली क्या समझते हैं, इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है? कुछ आइडिया है तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए, क्या हो सकता है इनहेरिटेंस का मीनिंग? इनहेरिटेंस का मतलब क्या, प्रोग्रामिंग छोड़ दो, नॉर्मली आप क्या जानते हो इनहेरिटेंस का मतलब? यस, एनीवन? कुछ आंसर है तो बताइए क्या हो सकता है इनहेरिटेंस का मतलब? कोई आइडिया नहीं? अगर नहीं आइडिया तो डायरेक्टली बताओ, नो आइडिया, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर कुछ जानते हैं तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए कि क्या हो सकता है। एक आंसर मेरे पास आया है, वो भी नो आइडिया का है। चलो ठीक है, कुछ कुछ और भी आंसर आ रहा है कि यस, डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ओके, दूसरे क्लास से। एक आंसर आ रहा है क्रिएट न्यू क्लास, ओके चलो ठीक है। देखिए कुछ कुछ आंसर आप लोगों ने मिस करेक्ट दे रहे हैं, बट चलिए ठीक है, देखिए देखते हैं कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बात करते हैं हम लोग कि रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप में टाइप ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं, है ना। टाइप ऑफ रिलेशनशिप, पहले रिलेशनशिप क्या होता है आप जानते हो, राइट। ये अगर एक क्लास दूसरे क्लास से अगर लिंक है तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तभी वो आपस में लिंक होता है, राइट। तो अब यहाँ पे समझिए कि रिलेशनशिप मतलब क्या, एक क्लास को दूसरे क्लास से अगर रिलेशनशिप अगर बनाना चाहें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसे आप समझिए। यहाँ पे इसमें 2 पार्ट होता है, इसमें 2 पार्ट यहाँ पे होता है। क्या क्या पार्ट होगा? सबसे फर्स्ट वन जो होता है उसे हम कहते हैं क्या, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। और सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस फर्स्ट टाइप, दूसरा एसोसिएशन। अभी भी आप लोगों को थोड़ा सा अननोन लग रहा होगा कि क्या सब चीजें हो रहा है। अब देखिए इनहेरिटेंस का मतलब क्या, कि जैसे मैं नॉर्मल तरीके से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, है ना, कि
पेरेंट और चाइल्ड, है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, जैसे आपके पेरेंट हैं, तो आप अपने पेरेंट क्लास जो है, यानी आपके जो पेरेंट हैं उनकी आप चाइल्ड हो, तो वहां पे एक ब्लड रिलेशनशिप होता है, यस और नो? ब्लड रिलेशनशिप एक होता है। ये चीज समझ में आ रहा है कि अगर आप अपने पेरेंट के चाइल्ड हो तो वहां पे ऑब्वियसली वहां पे आपका और आपके पेरेंट्स के साथ एक ब्लड रिलेशनशिप होता है। होता है, यस और नो? बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए, यस और नो? नहीं होता है क्या? एक ही लोग आंसर कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ रहा है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के चाइल्ड हो तो वहां पे ब्लड रिलेशनशिप है, यस और नो? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहां का बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग होता है ना। अगर आपको दर्द होता है कुछ भी तो आपके माँ बाप को जरूर तकलीफ होता है, ठीक है। लेकिन किसी फ्रेंड को अगर हो जाए, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा सहानुभूति दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसा वाला तकलीफ नहीं होता है जितना कि मतलब आपको अपने पेरेंट्स के साथ जो अटैचमेंट है या आपके पेरेंट्स का जो आपके साथ अटैचमेंट है वो एक कंप्लीटली एक अलग लेवल का होता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है कि ब्लड रिलेशनशिप, मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूं। दूसरा होता है क्या कि एसोसिएशन, है ना। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए, इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आया होगा कि पेरेंट्स और चाइल्ड की बात मैं कर रहा हूं जहां पे ब्लड रिलेशनशिप होता है। दूसरा एसोसिएशन का मतलब क्या, कि जहां पे जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आप मान लीजिए कि तीन फ्रेंड्स मिलके आप एक बिजनेस स्टार्ट अप कर रहे हो, तीनों ने पैसे लगाए हैं और आप लोग बिजनेस स्टार्ट अप कर रहे हो। तो वहां पे ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन। लेकिन वहां पे भी एक रिलेशनशिप है, जो आप तीनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वो भी एक एसोसिएशन है। अगर आप बहुत सारी कंपनी का नाम देखते हो, XYZ एसोसिएट्स नाम सुनते हो क्या, राइट। कंपनी का नाम कुछ इसी तरीके एसोसिएट्स करके यहाँ पे रहता है। एसोसिएट्स का मतलब ही होता है क्या कि मल्टीपल वहां पे बिजनेस पार्टनर्स हैं, सब लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं और उसको चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि इनहेरिटेंस में होता है। आई होप कि आपको इनहेरिटेंस क्या है और एसोसिएशन क्या है, मैं नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है क्या, यस और नो? प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। राइट, अब देखिए, अब इनहेरिटेंस को प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, देखो। इसको कहते हैं इज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। इसको क्या दूसरा नाम क्या, इनहेरिटेंस का दूसरा नाम होता है इज अ रिलेशनशिप। और एसोसिएशन का दूसरा नाम होता है क्या, हैज अ रिलेशनशिप। मीनिंग समझ में आ रहा है कि किसी के साथ रिलेशनशिप हो रहा है और यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक रिलेशन में है, तो ये जिसका दूसरा नाम यहाँ पे आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है। अब इनहेरिटेंस के बारे में मैंने आपको बताया, पेरेंट और चाइल्ड। यहाँ पे मैंने क्या बताया, पेरेंट और चाइल्ड नहीं है, ये जस्ट बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, एसोसिएशन को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। सो मैं पहले आपके लिए सेव कर लेता हूं और पहले मैं आपको एसोसिएशन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। एसोसिएशन, ठीक है। अब देखिए, एसोसिएशन में क्या होता है, इसका भी दो पार्ट होता है, इसका भी दो पार्ट होता है। अब क्या क्या पार्ट होता है इसे समझिए। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एग्रीगेशन, टर्म है ये सब और मीनिंगफुल है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा होता है क्या, कंपोजिशन। कंपोजिशन, ये दो पार्ट यहाँ पे होता है, एग्रीगेशन और कंपोजिशन यहाँ पे पार्ट होता है। और अगर हम बात करते हैं क्या कि एग्रीगेशन क्या है और कंपोजिशन क्या है, तो अभी आप यहाँ पे सिंपल तरीके से समझिए क्या कि एग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे आप ये समझो क्या कि इसका जो मतलब जो क्या बोलते हैं, जो बॉन्डिंग होता है वो वीक बॉन्डिंग होता है। इसका हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि ये वीक बॉन्डिंग यहाँ पे होता है, वीक बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। और कंपोजिशन अगर है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, यानी उसमें भी दो पार्ट हो गया, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो कंपोजिशन, अगर वीक है तो एग्रीगेशन। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या। इसको पहले यहाँ पे सेव कर लेता हूं और यहाँ पे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बताया कि एक कार है, ठीक है। अगर आप एक न्यू कार अगर आप परचेज करने जाते हो तो उस कार के अंदर म्यूजिक प्लेयर होता है, यस और नो? डिफॉल्ट अंदर में म्यूजिक प्लेयर वो लोग लगा के देते हैं या नहीं देते हैं, प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए।
देते हैं, नहीं देते हैं ऐसा नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। आप कोई भी न्यू कार खरीदने जाओगे तो म्यूजिक सिस्टम वहां पे, जो अच्छी कार अगर आप लेते हैं उसमें म्यूजिक सिस्टम वो लगा के देते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है म्यूजिक सिस्टम भी रहता है उस कार के अंदर में। यानी दो पार्ट आप समझिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ क्या, कि उसके अंदर म्यूजिक प्लेयर होता है, ठीक है। ठीक है, दूसरा 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 अगर मैं बात करता हूं कि उसमें यहाँ पे उस कार का इंजन भी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। एक म्यूजिक प्लेयर, दूसरा इंजन होता है, ठीक है। अब आप देखो, आप अगर आप एक कार आप खरीदते हो जिसके अंदर में म्यूजिक प्लेयर भी है, इंजन भी है, कार बढ़िया से चल रहा है, म्यूजिक प्लेयर भी अच्छा चल रहा है, चलिए अब बात करते हैं क्या, कि अगर मैं घर पे कार लाते हो आप, अगर उस कार में से म्यूजिक प्लेयर को आप निकाल दो और सेपरेटली आप चलाओ, वो अच्छी तरीके से चलेगा, कार भी अच्छी तरीके से चलेगा। यानी यहाँ पे कार और म्यूजिक प्लेयर में उतना बॉन्डिंग नहीं है, दोनों को अगर हटा भी दो तो कार भी सेपरेटली चलेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा, और म्यूजिक प्लेयर भी आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। आई होप कि चीज समझ में आ रहा होगा। अगर म्यूजिक प्लेयर आप निकाल दो तो म्यूजिक प्लेयर भी इंडिपेंडेंटली चलेगा, कार भी प्रॉपर तरीके से चलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इंजन, अगर कार में से इंजन को निकाल दो तो न ही इंजन किसी काम का, न ही कार किसी काम का। समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। तो यहाँ पे अभी आप बताओ कि म्यूजिक प्लेयर के साथ अगर ये काम कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है, यानी कौन सा टाइप होगा, यहाँ पे क्या होगा, एग्रीगेशन होगा, ठीक है। और अगर इंजन अगर हटा देते हो तो अगर वहां पे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, यानी यहाँ पे कंपोजिशन का पार्ट आपको जो बताया ये होगा। क्लियर होगा, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस और नो कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक, कि अगर यहाँ पे यही चीज होता है जो मैंने आपको बताया, एसोसिएशन, ठीक है। कि कार में से अगर इंजन को हटा दो तो ना इंजन किसी काम का ना कार किसी काम का, लेकिन कार में से अगर म्यूजिक प्लेयर हटा दो तो उससे ऐसा नहीं होगा कि कार बंद हो जाएगा या म्यूजिक प्लेयर बंद, दोनों सेपरेटली आराम से चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कि सिंपल सा मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल आपको बताने की कोशिश किया है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि कौन से कंसेप्ट मैंने आपको बताया, हैज अ रिलेशनशिप, जहां पे एसोसिएशन के बारे में बताया, एसोसिएशन के अंदर में एग्रीगेशन होता है, कंपोजिशन होता है, कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कौन कौन वीक बॉन्ड होता है, दोनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस का, जो हमारा टॉपिक है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब आप यहाँ पे बेहतर तरीके से समझिए, एक मेरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे क्या, अगर आपके पेरेंट्स के पास जो भी प्रॉपर्टी है, क्या उस प्रॉपर्टी पे आपका हक है क्या, आप उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं क्या, यस और नो में आंसर करेंगे मुझे, क्या लग रहा है आप लोगों को? कोई कोई बता रहा है नो भी। अरे नो कैसे यार, पेरेंट्स अगर आपके हैं तो पेरेंट्स के पास जो भी प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट आपका होता है, ठीक है ना। आपके पूर्वजों के पास जो भी संपत्ति है बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है, ठीक है, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपल समझना है कि पेरेंट्स के पास जो कुछ भी है उसके चाइल्ड को मिलता ही मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, कि चाइल्ड के पास जो कुछ भी है रहेगा, क्या पेरेंट उसको एक्सेस कर सकता है क्या? राइट तो यहाँ पे नहीं कर सकता है। अगर पेरेंट्स के पास जो भी नहीं कर सकता है, पेरेंट्स कुछ भी लोग बता रहे हैं कर भी सकता है, पेरेंट्स के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका पेरेंट जो सॉरी चाइल्ड के पास जो भी प्रॉपर्टी है पेरेंट एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने आपको रूल आप समझिए कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दो कंसेप्ट आपको समझना होगा, कि आप ये समझिए कि हमारे पास दो क्लास है, ठीक है। एक क्लास का नाम है ए और दूसरे क्लास का नाम है बी। मैंने ये बताया कि ए क्लास जो है ये एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, और ये उसका चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो आप सिंपल समझो कि पेरेंट क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल होगा, जो भी मेथड्स होंगे, चाइल्ड क्लास उसको बहुत ही आसानी से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, लेकिन चाइल्ड के पास जो कुछ भी होगा पेरेंट उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ये आपको रूल आपको समझ के रखना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहूंगा ताकि आपको नोट्स के तौर पे आपको मिल जाए। क्या मैंने क्या बताया, कि चाइल्ड कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, ठीक है, बट पेरेंट क्लास
कैन नॉट एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ चाइल्ड क्लास। ये 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको समझना है। यहाँ पे जो रूल है इनहेरिटेंस का, ये 2 रूल मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं एक और 2 चीजें और। अगर आपने, जैसे मैंने एक चीज और बताया था कि अगर आपने चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है, यानी आपने अभी तक जितना भी क्लासेस हमने बनाया था सभी क्लास के लिए सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट बनता था। अगर मान लो कि आपने 4 क्लास क्रिएट किया, ए बी सी डी, तो ए के लिए ऑब्जेक्ट अलग बनाओ, बी के लिए अलग बनाओ, सी के लिए अलग बनाओ, डी के लिए अलग बनाओ। लेकिन अगर वो सभी आपस में पेरेंट है, कोई चाइल्ड है, तो उस केस में आपको सिर्फ चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्या कि with the help of child object we can access the parent property। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन सेम यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? दूसरा क्या, यहाँ पे क्या, with the help of parent object we cannot access the child property। समझ में आया? ये 4 जो रूल है ये आपके पास हमेशा होना चाहिए, और जब भी इंटरव्यू में पूछा जाता है यही 4 क्वेश्चंस आपसे वहां पे जरूर पूछे जाते हैं। यानी सिंपल मैं एक बार रिकैप करना चाहूंगा कि अगर मान लो कि क्लास ए पेरेंट है और बी उसका चाइल्ड है, तो क्या क्या हो सकता है? ए क्लास के पास जो कुछ भी रहेगा बी क्लास उसका डायरेक्टली यूज कर लेगा, लेकिन बी के पास कुछ भी होगा, ए जो है यानी पेरेंट है, वो बी क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता है। दूसरा, बी के ऑब्जेक्ट से, मान लो कि 2 क्लास है ना, और बी का के लिए आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी चाइल्ड के लिए ऑब्जेक्ट बना लिया, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट के ऑब्जेक्ट के हेल्प से चाइल्ड क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे आपको कंपाइल टाइम में ही एरर आपको दिखाएगा, जो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब बात करेंगे कि कैसे हम लिंक कैसे करेंगे, कैसे पेरेंट होगा, कैसे चाइल्ड क्लास बनेगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया, क्लास ए है ना, इसके अंदर आपने कुछ वेरिएबल्स, आप मेथड्स आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, ये क्लास ए है, और आप चाहते हो कि क्लास ए जो है पेरेंट होना चाहिए किसका? बी का। तो आपने क्या लिखोगे यहाँ पे? क्लास बी। यहाँ पे कीवर्ड आपको लिखना है क्या? एक्सटेंड्स ए। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यहाँ पे लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक्सटेंड्स यहाँ पे क्या कर देगा? यहाँ पे सिंपली क्या है, एक्सटेंड्स कीवर्ड के राइट हैंड साइड में जो भी क्लास का नाम लिखा है समझ जाओ ये पेरेंट है उसका, और ये उसका चाइल्ड है। यानी सिंपली आप समझो कि क्लास बी कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए। तो यहाँ पे एक्सटेंड्स इनबिल्ट कीवर्ड है, और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि लिंकिंग यहाँ पे हो रहा है। आई होप कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी क्लास को पेरेंट और चाइल्ड कैसे बनाया जाएगा। यस और नो प्लीज मुझे क्लियर कीजिए। और इनहेरिटेंस का क्या रूल है मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। ऑल क्लियर है गाइस? मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक 100% समझ में आ रहा है क्या? चलिए ठीक है, इसको मैं आपके लिए सेव कर दिया हूं। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस क्या है, वो तो समझ में आ चुका है, लेकिन अब बात करते हैं क्या कि इसके अलग अलग टाइप्स की। ठीक है, इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होता है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले इसका जो टाइप्स है, फर्स्ट टाइप होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है क्या? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर थर्ड जो टाइप होता है वो होता है क्या? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और जो फोर्थ जो टाइप होता है वो होता है मल्टीपल। मल्टीपल, ये 4 तरह का इनहेरिटेंस यहाँ पे होता है। ये सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और ये हायरार्की, और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल और मल्टीपल में कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ठीक है। कुछ इस तरीके से 4 अलग अलग टाइप्स हैं। अब कैसे यहाँ पे समझा जाएगा? सिंगल इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे एक पेरेंट होगा और उसका एक ही चाइल्ड होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये इसका ऐसे मैं लिंक कर देता हूं कि ये सुपर क्लास है और ये उसका चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका अलग अलग भी नाम है, मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बता दूं। देखो यहाँ पे इसको सुपर क्लास भी बोल सकते हो आप, इसको चाहो तो आप यहाँ पे बेस क्लास भी आप बोल सकते हो, और इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पेरेंट क्लास भी इसको बोल सकते हैं। अलग अलग नाम है, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। यहाँ पे अगर ये सुपर है तो इसको हम क्या कहेंगे? सब क्लास। ये सब क्लास हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया, बेस है तो ये क्या हो जाएगा? डिराइव्ड क्लास हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा नाम मैंने क्या बताया?
तीसरा नाम क्या हो जाएगा, पेरेंट है तो ये चाइल्ड क्लास होगा। तो ये अलग अलग 3 नाम है यहाँ पे, तीनों में से जो भी आप बुलाना चाहो बुला सकते हो आप। तो ये हो जाता है क्या, सिंगल इनहेरिटेंस। बात करते हैं मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, मतलब ये सुपर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और आपस में सभी लिंक है एक दूसरे से। ए का चाइल्ड बी, बी का चाइल्ड सी, सी का चाइल्ड डी, डी का चाइल्ड ई, बहुत सारे, अब जितना चाहो आप लेवल वाइज आप बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये ऐसा अगर स्ट्रक्चर होता है तो मल्टी लेवल में आ जाता है वो, ठीक है। अब बात करते हैं हायरार्की का। हायरार्की में क्या होता है कि एक पेरेंट होगा और उसका मल्टीपल चाइल्ड होगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। मान लीजिए कि क्या, ये हमारे पास ए है जो सुपर क्लास है, ये उसका चाइल्ड, ये सी और ये डी, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया ए का चाइल्ड, ये, और यहाँ पे क्या होगा कि एक सुपर और मल्टीपल चाइल्ड क्लास अगर है तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, हायरार्की इनहेरिटेंस कहेंगे। और इसका जस्ट उल्टा कर दो तो वो होगा मल्टीपल। उल्टा क्या होगा, यहाँ पे कितना पेरेंट है, एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, अब यहाँ पे मल्टीपल क्या हो जाएगा, मल्टीपल पेरेंट होगा, यानी ए, मान लो यहाँ पे मैं फिलहाल 2 बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे चाइल्ड एक ही होगा, कुछ इस तरीके से। यानी ये दोनों पेरेंट है और इसका एक ही चाइल्ड, यानी मल्टीपल पेरेंट्स, मैंने सिर्फ 2 ही रखा है एग्जांपल के तौर पे, ये मल्टीपल हो सकता है, 4 5 10 जितना भी चाहो उतना हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि चाइल्ड एक ही होना चाहिए, यहाँ कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर। तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, उसके बारे में क्यों होगा, क्योंकि वो हम कल के सेशन में हम काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमारे पास 4 होता है, एक और होता है हाइब्रिड होता है, जो सभी को मिक्स करके बनाया जाता है, जो हम आगे कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट मेनली जो है हमारे पास 4 टाइप्स होता है। और दूसरी बात कि अब इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या होगा और कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, कैसे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास एक्सेस करेगा, एक एक चीज को हम लोग काफी बारीकी से और काफी डिटेल में प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक एडवांटेज आप समझिए कि इनहेरिटेंस का एडवांटेज ये होता है क्या, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि सुपर क्लास ए है, ए के अंदर में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर एक्स। अब उस इंटीजर एक्स का आपने डिक्लेरेशन मान लो कि आपने यहाँ पे किया हुआ है, इस क्लास के अंदर आपने एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। अब क्लास बी जो है चाइल्ड है, ठीक है, क्लास बी चाइल्ड है किसका, क्लास ए का। तो क्लास बी जो है बिना डिक्लेयर किए हुए इस एक्स का यूज कर सकता है। इसी को क्या कहते हैं, रीयूजेबिलिटी। मतलब यहाँ पे था, डायरेक्टली इसने यूज कर लिया। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी आप अगर जॉब नहीं करते हैं, अभी आप अपने पेरेंट्स के घर में हो, आपने अपना घर बनाए हो, नहीं बनाए हो, फिर भी आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हो, तो वहां पे रीयूजेबिलिटी हो रहा है, क्योंकि उसी घर में आपके पेरेंट्स रहे थे और उसी घर में आप भी रह रहे हो। तो पेरेंट्स के द्वारा जो बनाया हुआ घर था, उसी का यूज आप कर रहे हो, यानी रीयूज हो रहा है। पहले तो पेरेंट्स ने उस घर का यूज किया, अब आप भी उसका यूज कर रहे हो, तो वहां पे क्या हो रहा है, रीयूजेबिलिटी हो रहा है। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, यहां तक समझ में एक्चुअल में जो एडवांटेज होता है कि इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज यही है, इसको हम कहते हैं क्या, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। क्लियर होगा। अब ये सभी जो टाइप्स है, इसके बारे में कल हम काफी डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकता है, अलग अलग एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, और इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है ये सब चीजें, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल हम लोग प्रैक्टिकली एक एक का एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे, लेकिन आज मैंने जितना भी अभी आप लोगों को बताया है, आप एक बार अपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आप करके देखिए, समझिए उसको, और ताकि कल का जो सेशन होगा, नेक्स्ट डे का सेशन होगा, आपको बेहतर तरीके से इस चीज को आप यहाँ पे समझ पाएंगे आप, राइट। मैंने यहाँ पे सिंपली मैंने आपको बताया ये कि मैं थोड़ा सा एक रिकैप में कर दूं कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या, अलग अलग टाइप्स आपको बताया कि सिंगल जिसमें एक पेरेंट एक चाइल्ड होगा, मल्टी लेवल में कुछ इस तरीके से लेवल वाइज होगा, हायरार्की मतलब एक सुपर मल्टीपल चाइल्ड, मल्टीपल का मतलब मल्टीपल पेरेंट एक ही चाइल्ड होगा। इनहेरिटेंस का एडवांटेज मैंने क्या बताया, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, यानी पेरेंट्स के पास जो पहले से वेरिएबल है उसका यूज डायरेक्टली चाइल्ड कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको जो बताया कि अगर एक क्लास के पास इंटीजर एक्स है तो इसका यूज बिना डिक्लेयर किए हुए क्लास बी डायरेक्टली यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। कैसे कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, ये सभी हम
नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि सभी लोगों को क्लियर होगा। अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था क्लियर है सभी लोगों को? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। हाँ ओके चलिए ठीक है। तो आई होप कि आपको सेशन आपने एंजॉय किया होगा, एक एक चीज को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, क्लियर होगा होना चाहिए यहाँ पे। यस चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।